हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज है 19 जनवरी। आज के हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का थॉट है कि पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, सवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। सही बात है, समय कभी लौट कर नहीं आता है। आज आप जो भी कार्य करेंगे वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो इसीलिए अपने वर्तमान को सही करिए, अच्छा बनाइए, ताकि आपका आने वाला फ्यूचर अच्छा हो। तो चलिए इसी विचार के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाल कल्याण पहलों के साथ आमे पढ़ी व आमा भसारे योजना शुरू की गई है। देखिए ये जो शब्द है ये उड़िया भाषा का शब्द है, उड़िया भाषा का शब्द है। और ये जो योजना है ये 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को उनकी शिक्षा मातृभाषा में करवाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। और ये कहाँ किया गया है? ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। इसी योजना में 100 दिन का एक कैंपेन भी चलेगा जिसमें बाल विवाह को कम करना या रोकना भी इसका कार्य है। 100 दिनों के लिए एक कैंपेन चलाया जाएगा और ये योजना 5 सालों के लिए, 5 वर्षों के लिए है। इस योजना को आंगनवाड़ी केंद्रों से लागू किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें सीबीसी के हेड नियुक्त किया गया है। सीबीसी क्या है? इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय सतर्कता आयोग। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इसका फुल फॉर्म होता है। और ये कब बना था? ये 1964 में बना था। और इसका एक्ट 2003 से ये प्रभावी हुआ। और इसी में अभी प्रवीण वशिष्ठ को सीबीसी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनको 16 जनवरी 2026 से अपने पद पर ये नियुक्त हो गए। और इनकी नियुक्ति किसने की है? ये जो एक्ट है, एक्ट 2003, इसी के तहत इनकी नियुक्ति की गई है। और ये जो हैं ये 1991 के आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं। और इन्होंने बिहार पुलिस और गृह मंत्रालय में सेवा भी दिया है। तो अभी प्रवीण वशिष्ठ को सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक अंतरिक्ष यात्री के बीमार होने के बाद इमरजेंसी के चलते क्रू 11 को समय से पहले समाप्त कर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को किस विमान से पृथ्वी पर लाया गया? तो देखिए क्रू मिशन जो है ये नासा का मिशन है। और ये अगस्त 2025 से ये मिशन चल रहा था। और ये कहाँ चल रहा था? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां पर ये चल रहा था। लेकिन किसी एक एस्ट्रोनॉट जो थे उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके कारण उनको वापस लाया गया। और इसको 15 जनवरी 2026 को प्रशांत महासागर में उतारा गया। क्यों लाया गया ये नासा के द्वारा बताया नहीं गया। और इसको किस स्पेसक्राफ्ट से लाया गया? तो वो है स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल जो है उसके द्वारा इन 4 यात्रियों को लाया गया।
अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए EAERB जो है, इसके अभी नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इसके बारे में देखें तो ये 15 नवंबर 1983 को ये बना था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य और पर्यावरण पर जो परमाणु ऊर्जा के कारण बुरा प्रभाव पड़ता है, उसकी निगरानी करना या उसको रोकना, रोकथाम करना, यही इसका कार्य है। और अभी इसमें ए के बालासुब्रमण्यम जो है, इनको नियुक्त किया गया है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अंदर अध्यक्ष के रूप में। और ये भारत का शीर्ष परमाणु नियामक सुरक्षा नियामक है। इसका कार्य यही है कि जो परमाणु विकिरण के कारण, ऊर्जा के कारण जो स्वास्थ्य और पर्यावरण पर जो नुकसान होते हैं, उसकी निगरानी करना। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भारत के यात्रा के दौरान भारतीय नागरिकों को किस प्रकार का वीजा सुविधा की घोषणा की है? तो देखिए, अभी जो फ्रेडरिक मर्ज थे, ये भारत की यात्रा पे थे और इन्होंने उसी दौरान भारतीयों के लिए वीजा मुक्त ट्रांजिट सुविधा देने की बात कही है। ये क्या है? तो एयरपोर्ट पे एक स्पेस होता है जहां पे जैसे अगर कोई लंबी दूरी का कोई फ्लाइट लेता है तो बीच बीच में फ्लाइट रुकती है, तो वहां पे रुकने की जो व्यवस्था होती है, तो उसके लिए वीजा लेना होता है और वहां पर आपको पैसे लगते हैं। लेकिन अब ये भारतीयों के लिए, अगर कोई यहाँ इंग्लैंड से होते हुए, जर्मनी से होते हुए जाएगा, तो उसके लिए अब वीजा मुक्त ट्रांजिट सुविधा, यानी कि जो एक स्पेस होता है वहां रुकने के लिए, वो अब फ्री हो गया है, यानी भारतीयों के लिए वो मुफ्त में उपलब्ध रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप वीजा फ्री जर्मनी में एंट्री ले पाएंगे, लेकिन हाँ, आप वहां रुक सकते हैं जितनी देर भी आपकी फ्लाइट वहां रुकी हुई है, तो वो बिल्कुल मुफ्त होगा। तो यही सुविधा अभी जर्मनी के द्वारा शुरू की गई है। और जर्मनी के बारे में देखें तो जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। इसकी राजधानी है बर्लिन। ये मध्य यूरोप का देश है। मध्य यूरोप का देश है। इसकी भाषा क्या है? भाषा यहाँ जर्मन बोली जाती है। और यहाँ पर मुद्रा है, यानी रुपया जो है यहाँ का मुद्रा, वो है यूरो, करेंसी यूरो। और वो कब यात्रा पे थे? 12 से 13 जनवरी के बीच में वो यात्रा पर थे भारत में। हाल ही में केरल विधानसभा द्वारा पारित मलयालम भाषा विधेयक 2025 के खिलाफ किस राज्य ने विरोध जताया है? तो देखिए, ये दक्षिण के दोनों राज्य हैं। केरल ने ये मलयालम भाषा विधेयक 2025 लाया और कर्नाटक इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर मलयालम भाषा विधेयक रहेगा तो जो कन्नड़ भाषी है, जो उसके बॉर्डर पे, केरला और कर्नाटक के बॉर्डर पे जो कन्नड़ भाषी कुछ लोग रहते हैं, उनकी सांस्कृतिक धरोहर पर खतरा हो सकता है। इसीलिए कर्नाटक अभी इसको लेके विवाद में है और कह रहा है कि आप उसको वापस ले लीजिए। देखिए, विधेयक क्या है? ये विधेयक है 1 से 10 तक के जो कक्षा के जो बच्चे होंगे, उन सबको मलयालम भाषा ही लेना अनिवार्य कर दिया है। इसीलिए कर्नाटक इसको लेके विवाद कर रहा है। और कर्नाटक किस बेस पे कर रहा है? अनुच्छेद 350 और 350 ए, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा ले सकता है, उसको ये अधिकार है। तो इसी के बेसिस पे कर्नाटक कह रहा है कि केरल इस अनुच्छेद का अपमान कर रहा है या इसे मानने से इनकार कर रहा है। इसीलिए इन दोनों के बीच अभी काफी विवाद भी चल रहा है।
और कर्नाटक के जो कासरगोड इलाके में, यानी बॉर्डर वाला एरिया, जैसे ये केरला है इतना, और यहाँ से कर्नाटका है, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर कासरगोड एक जगह है, वहाँ पे कन्नड़ भाषी लोग रहते हैं। तो इसीलिए कर्नाटक कह रहा है कि उनकी सांस्कृतिक धरोहरों को खतरा हो सकता है। इसीलिए ये दोनों, कर्नाटक कह रहा है केरल को कि वापस ले लीजिए, और केरल कह रहा है कि नहीं, हम तो ये लागू करेंगे। तो इसी को लेके तनातनी अभी चल रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने किसे अपना अवार्ड सौंप दिया है? देखिए, मारिया कोरिना मचाडो जो है ये वेनेजुएला का वेनु वेनेजुएला की है, और वेनेजुएला में अभी यूएसए ने हमला करके इसको अपने कब्जे में ले लिया, और यहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को भी उठवा लिया है सेना के द्वारा। तो ये अभी यहाँ की विपक्ष की मंत्री थी, और इनको राष्ट्रपति या अंतरिम जो कार्यकारी जो राष्ट्रपति होते हैं वो भी नियुक्त किया गया था, और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप यानी यूएसए के जो राष्ट्रपति है उनको ये सौंप दिया, और कहा कि हम ये अवार्ड उनको दे रहे हैं। और ये अवार्ड इनको 2025 में मिला था शांति के क्षेत्र में। भाई, ये अवार्ड का तो इन्होंने इतना अपमान किया है कि कहना ही नहीं है। नोबेल की जो कमेटी होती है उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है, लेकिन इनके क्लॉज में लिखा हुआ है कि कोई भी अवार्ड मिलने के बाद उसको शेयर नहीं कर सकता, किसी को दे नहीं सकता। लेकिन इन्होंने पता नहीं ऐसा क्यों किया कि इन्होंने उठा के डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया, और डोनाल्ड ट्रंप शांति का नोबेल चाहते ही थे, तो उनको मिल गया, वो भी खैरात में। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में फिनटेक और डीपीआई अडॉप्शन अवार्ड किस बैंक द्वारा जीता गया है? तो ये कर्नाटक बैंक के द्वारा अभी इसमें काफी अवार्ड जीते गए हैं, यानी 3-4 अवार्ड कैटेगरी में कर्नाटक बैंक को दिया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ये 2016 से मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया शुरू किया था। और इसमें इसमें कार्य क्या है? इसमें उद्यमिता यानी कि रोजगार को बढ़ाना, स्वरोजगार को बढ़ाना, यही इस योजना का कार्य है। और 2022 से इसको मोदी जी ने घोषणा किया कि हम इस दिन को मनाएंगे, तो ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने चाबहार पोर्ट के संचालन से खुद को अस्थायी रूप से अलग कर लिया है। चाबहार पोर्ट कहाँ पर स्थित है? देखिए, चाबहार पोर्ट जो है ये ईरान में स्थित है, ईरान में। और इसकी 2 जो टर्मिनल है वो भारत ने बनाया है। 2 टर्मिनल भारत के द्वारा इसका विनिर्माण करवाया गया है। और वो टर्मिनल कौन से है? शहीद कलंतारी और शहीद बेहस्ती। भारत के लिए ये पोर्ट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा वो मध्य एशिया तक अपने व्यापार मार्ग को छोटा करके वहां से अपना सामान निर्यात करने के लिए यूज करता था। लेकिन अभी अमेरिका ने ये धमकी सारे देशों को दिया है कि जो भी ईरान से, रसिया से व्यापार करेगा उन सब पर हम टैरिफ लगाएंगे। वैसे भी पहले से ही भारत पर काफी टैरिफ लगा हुआ है यूएसए के द्वारा। लेकिन अभी इसी कारण भारत ने यहाँ से अपने आप को अस्थायी रूप से अलग कर लिया है, और ये ईरान में है। और ये जो टर्मिनल है, चाबहार पोर्ट है, ये पाकिस्तान के ग्वादर से केवल 170 किलोमीटर
170 किलोमीटर की दूरी में पश्चिम की तरफ स्थित है। ताकि हम लोग ये पोर्ट क्यों बनाया, ताकि हम लोगों को पाकिस्तान पर निर्भर ना रहना पड़े, क्योंकि ये जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर 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 पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट ये हमारे लिए यूजफुल ना हो, ताकि क्योंकि इसको चाइना ने बनाया है और चाइना की कोई भी चीज हम लोग यूज नहीं करना चाहते, ताकि इसीलिए हम लोगों ने ये ईरान में ये दो टर्मिनल जो है बनाया था, ताकि इससे हम लोग मध्य एशिया में अपना व्यापार को अच्छे से संचालन कर सके। और ये अफगानिस्तान के जालाराम डेलाराम सड़क से होते हुए जाता था। अफगानिस्तान का डेलाराम जाराम सड़क है अफगानिस्तान में, उसी से होते हुए हम लोग मध्य एशिया तक पहुंचते थे। 4 से 14 वर्ष के बच्चों को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिक शिक्षा देने पर केंद्रित संस्कारशाला कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ये 4 से 14 वर्ष को उनकी संस्कृति और भारत की जो नैतिक मूल्य है, संस्कृति है, उन सब के बारे में उनको परिचित करवाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और इस योजना को किसने शुरू किए? यहाँ के जो राज्यपाल जो हैं उनके द्वारा। और राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। और इन्होंने गुवाहाटी में इसे लॉन्च किया। 4 से 14 वर्ष के बच्चों को भारतीय संस्कृति और मूल्य नैतिक शिक्षा पर केंद्रित इसे लॉन्च किया गया है, ताकि बच्चे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के भावना को समझें और एक अच्छे व्यक्ति बन सके। असम की राजधानी क्या है? तो ये दिसपुर है। इसकी राजधानी दिसपुर है। और यहाँ भाषा जो है वो असमिया है। भाषा असमिया है। यहाँ नदी जो प्रमुख नदियां हैं वो है ब्रह्मपुत्र और बराक। त्योहार यहाँ पर बिहू। और ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। और यहीं पर कामाख्या मंदिर स्थित है। भारत के द्वारा ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? तो ये ऑपरेशन स्वदेश लॉन्च किया गया है, क्योंकि ईरान में यूएसए और ईरान के बीच में टकराव के कारण ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इसी में जो भारतीय छात्र और व्यापारी हैं वो फंसे हुए हैं। 10,000 से भी ज्यादा छात्र वहां फंसे हुए हैं। उन्हीं को निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश लाया गया है, ताकि उनको वहां से निकाला जा सके। और इसके निर्देश किसने दिए हैं? इसके निर्देश दिए हैं विदेश मंत्रालय के द्वारा निर्देश दिया गया। और ये तेहरान जो ईरान की राजधानी है, तेहरान से नई दिल्ली की फ्लाइट होगी। नई दिल्ली की फ्लाइट डायरेक्ट वहां से दिल्ली इन लोग को लाया जाएगा। ईरान की राजधानी है तेहरान। इसकी राजधानी तेहरान है। इसकी भाषा यहाँ पर फारसी बोली जाती है, फारसी। और यहाँ की मुद्रा है ईरानी रियाल यहाँ की मुद्रा है। और भारत के द्वारा और भी कई ऑपरेशन चलाए गए हैं, जैसे ऑपरेशन राहत 2015 में यमन में संघर्ष हो रहा है तब चलाया गया था। मैं आपको एक अलग से जो भी भारत के ऑपरेशन हैं उन सब पर एक क्लास दे दूंगी, ताकि आप लोग को एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन बने तो आप लोग उसका आंसर कर पाए।
तो चलिए क्वेश्चन तो खत्म हो गए। आज का हमारा राज्य है गोवा, तो गोवा के बारे में देख लेते हैं। गोवा के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 यानी 1997 में इसकी स्थापना हुई और ये पुर्तगालियों से अलग होकर बनाया गया था। 1961 में 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस इसका मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसको पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया था भारत के द्वारा, ऑपरेशन विजय के द्वारा। इसकी राजधानी है पणजी। इसका क्षेत्रफल, ये भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसकी क्षेत्रफल भी सबसे कम है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर। इसकी भाषा है कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी। यहाँ 2 जिले हैं, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, बस इसकी 2 ही जिले हैं। यहाँ पर जलप्रपात है, दूध सागर जलप्रपात, इसको वाटरफॉल बोलते हैं। तो ये झरना दूध सागर यहीं पर है। ये कर्नाटका के बॉर्डर से भी कुछ लगता है। यहाँ पे सेंचुरी है, भगवान महावीर अभयारण्य, यहाँ पर सेंचुरी है। मुक्ति दिवस इसका 19 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है। पक्षी जो अभयारण्य होता है यानी कि रिजर्व जो है वो है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य। यहाँ विधानसभा सीट है 40, लोकसभा 2, राज्यसभा 1। यहाँ जीआई टैग है। जीआई टैग में देखिए फैनी जो शराब होता है एक विशेष किस्म का, ये काजू से बनाया जाता है, इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। खोला मिर्चा, माकरुंद आम, अंगसे बैगन, हमर मिर्चा, गोवा हिलेरिया, ये सब यहाँ पर कोरागुट चावल, काजू सेब, ये सब को यहाँ जीआई टैग दिया गया है। और यहाँ रामसर स्थल जो है वो एकमात्र है, वो है नंदा झील, जो 2022 में इसको दिया गया था रामसर स्थल। और ये प्राकृतिक झील है, कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? तो यहाँ का लिंगानुपात 973 है। लिंगानुपात वो होता है जो 1000 जो लड़के होते हैं या पुरुष होते हैं उस पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे ही हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। इसका इतिहास है, गोवा पुर्तगालियों का 450 वर्ष तक शासन रहा था, यानी पुर्तगालियों ने गोवा में 450 वर्ष तक शासन किया। क्योंकि आप लोग तो जानते ही है कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे, तो भारत में जब वो आए वो केरल के तट पे ही आए थे, तो इसीलिए वहीं पर ये ज्यादा दिनों तक शासन करते रहे। और अंग्रेजों के जाने के बाद भारत आजाद होने तक भी 1961 तक वो यहाँ पर रहे थे। और इसको जब सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को आजाद कराया गया। और इसका दूसरा नाम भी है गोमांतक, अर्थ होता है गायों की भूमि या उपजाऊ भूमि, इसका दूसरा नाम था। दूध सागर जलप्रपात जो है ये कर्नाटक गोवा के बॉर्डर पे है। और भगवान महावीर अभयारण्य जो है, सेंचुरी जो है, उसी के अंदर ये स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रमोद सावंत है और राज्यपाल अशोक गजपति राजू हैं। यहाँ लोक नृत्य जो है वो है यहाँ का लोक नृत्य है फुगाड़ी, ढालो, मांडो, घोड़े, मोदनी, देखनी, गौफ, धनगर, कुनबी। सबसे ज्यादा ये फुगाड़ी जो है ये पूछा जाता है कि ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। त्योहार यहाँ पर सिंघमो उत्सव, साओ जाओ उत्सव, चिखल कालो, ये 3 महत्वपूर्ण त्योहार और भी है, लेकिन मैंने 3 महत्वपूर्ण रखा है जो मैंने एग्जाम्स में देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये मैंने 3 रख लिए हैं ताकि आप लोग को ध्यान रहे। और जब इसको राज्य बनाया गया तो ये 25वें नंबर का भारत का राज्य बना था। और यहाँ एक प्रमुख नदी, जो 2 नदी है वो है मांडवी और जुआरी, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। गोवा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, महावीर भगवान
भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, महादेई वन जीव अभयारण्य। तो देखिए हमने गोवा को पूरे डिटेल्स में देख लिया है। आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन करिएगा। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। बाय सभी को।